अस्सलाम वालेकुम जी। आज we are doing lecture 27 of advanced engineering mathematics course और जिसका मैंने लास्ट लेक्चर में अनाउंस किया था this lecture is about probability. So in this lecture we will be talking about basics of probability mostly और उसके बाद next lecture से जब आपके interactive session होंगे तो we will talk about more not advanced but a little bit difficult topics. तो इस लेक्चर में we will talk about why probability. We will look into random experiments, even axioms of probability, examples. Then we will talk about conditional probability, mutually exclusive and independent even, law of total probability, and then we will end the lecture with another example. First of all, announcements. There is nothing new in the announcement except, okay, actually there is something new. This is the second recorded lecture of the next week, जो कि कल से start हो रहा है और इसमें this is the lecture 27 of your course और ये जो 20 December 26 को होना था मगर I am recording it today and नॉट 26 को December 16 को आना था सॉरी और इसकी जो टेक्स्ट बुक है इस कोर्स की दैट इज इस पार्ट ऑफ द कोर्स की दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेसेस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड एडिशन है बाय गार्सिया और ये बुक जो मैंने एमएस टीम्स पे अपलोड कर ली है आपके रेफरेंस के लिए आई वुड एडवाइस कि आप सब इसको डाउनलोड कर लें बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके काम आएंगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए Okay, so now let's start today's lecture. Now the first question is why probability? हमें probability पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों होती है, ठीक है? और उस केस में why do we want to study probability? देखें हमारे पास basically वी हैव बीन टॉकिंग इन मैथ्स ठीक है और हमने जो है वो बेसिकली हम क्या देखते रहे कि हमारे पास जो है वो इस तरह की इक्वेशंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते रहे ना जिसमें ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास और ए जो है वो वी हैव बीन सेइंग कि कोई सिस्टम है एक्स जो है वो कोई अननोन है जिसके लिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते रहे और ये हमने देखा था हमारे पास कहाँ से ये सारा सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स एंड वेक्टर का जो सिस्टम आता था वो आता था फ्रॉम सम सर्टेन सेट्स ऑफ इक्वेशंस ठीक है फॉर एग्जांपल 4x 2x1 plus 4x2 plus 3x3 equal to 1 and then again 9x1 plus 7x3 equal to 2 and so now so what is actually what are these are actually mathematical models कि जो कि हमें ये बता रहे होते हैं कि आपके पास बेसिकली हम वेरिएबल्स लेते हैं हमारे पास कांस्टेंट होते हैं और उसके बाद जो है वहाँ से हमें डिफरेंट वेरिएबल्स कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके जो है हमें इक्वेशंस मिल रही होती हैं और रिजल्ट्स मिल रहा होता है अब मैथमेटिकल मॉडल्स जो होते हैं बेसिकली दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स डिटर्मिनिस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स अब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल किस तरह के होते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ऐसे मॉडल होते हैं कि जिसमें अगर आप सेम कंडीशंस लगाएं तो आपको जो आउटपुट है वो सेम ही मिल रहा होगा फॉर एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ओहम्स लॉ है आपके पास V इक्वल टू आई आर है अब अगर मेरे पास सेम रेजिस्टर लगा हुआ है ठीक है और मैं सेम वोल्टेज दे रही हूँ तो आई विल ऑलवेज हैव द सेम करंट ठीक है नो मैटर मैं आज की बात कर रही हूँ या 10 दिन बाद की काम का बात कर रही हूँ या आपके पास किरचॉफ्स लॉज है करंट लॉ है वोल्टेज लॉ है इन बोथ ऑफ दोस केसेस अगेन यू कैन वी नो कि हमारे पास जो है वो जब आपके पास इस तरह से जो है रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स बेसिकली लगे हुए हैं और उसके अंदर से वोल्टेजेस हैं करंट हैं पैरेलल में है सीरीज में है नंबर ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं जब वो रेजिस्टर जब वो कैपेसिटर्स हैं आप उससे सर्टेन नंबर ऑफ इक्वेशंस निकालते हैं नो मैटर
आपके पास जब भी कोई कंडीशन, जब भी वो रेजिस्टर कैपेसिटर्स जो भी कॉम्बिनेशन है वो मौजूद होगा, आपको सेम वोल्टेजेस एंड करंट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। सो इट मींस कि व्हाट आर द डिटरमिनिस्टिक मॉडल्स? In the case of deterministic model, the conditions under which an experiment is carried out determine the outcome of the experiment exactly, ठीक है। This is actually something important कि आपके पास जो भी experiment है, जाहिर है आप जब कुछ भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी फिल्टर से कुछ गुजारना चाह रहे हैं, अगेन आप करंट जो है वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस को लेकर जो है वो आप ये एक्सप्रेस करते हैं कि जी करंट वुड बी दिस मच एंड इट एक्चुअली इज दैट मच, ओके, अनलेस एंड अनटिल के आपके पास जो कोई वियर एंड टियर है, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन व्हाट वी आर सेइंग इज के इस केस में जो है वो हम डिटर्मिनिस्टिक, इस तरह के मॉडल्स को हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स कहते हैं कि जिसमें अंडर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस आपको हमेशा सेम आउटपुट मिल रहा हो। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं रियल टाइप की, जिसपे इंटरेस्टिंग फिनोमेना होते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग कह लें या नॉर्मली बाय नेचुरली अकरिंग फिनोमेना होते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली डिटर्मिनिस्टिक। मतलब हम अगर फर्ज करें कि वॉइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पीच सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो यू बेशक आप सेम वर्ड ही कह रहे हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सेम एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मिल रही होंगी, ठीक है। या ये कि आपके पास जो है फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आई वर्क विद ब्रेन सिग्नल्स, तो अगर मैं ईईजी का डेटा ब्रेन से ले रही हूँ, तो अंडर द सेम कंडीशन मैंने सेम टेम्परेचर प्रेशर एवरीथिंग रखा हुआ है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे जो है वो सेम डेटा मिल रहा हो, एंड दैट एक्चुअली इज समथिंग दैट मेक्स दीज सिग्नल्स सो इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर, क्योंकि एक्सपेक्टेड हमें कुछ नहीं पता होता, मतलब कुछ तो पता होता है, लेकिन ये कि वी एक्चुअली कैन प्रिडिक्ट कि आउटकम किस तरह का होगा, बट वी डोंट एग्जैक्टली नो कि हमें क्या वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। अनसर्टेनिटी का एक फैक्टर उसके अंदर मौजूद होता है। तो जो इस तरह के फिनोमेना होते हैं, ठीक है, जिसमें रैंडमनेस होती है, विच मीन्स कि दे आर नॉट डिटर्मिनिस्टिक, आप उसको जो है वो कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं फाइंड आउट कर सकते बिटवीन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक जिससे वो चीज़ें जनरेट हो रही हैं। तो उस केस में हम इन मॉडल जो हमें चाहिए होते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होते हैं, यानी we have outcome, we have experiment, we have outcome similar to the deterministic models, लेकिन हमें for sure outcome नहीं पता होते कि अब क्या आउटकम आ रहा होगा, ठीक है। वी कैन जस्ट से विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी कि अच्छा इस आउटकम के आने के चांसेस इतने हैं, इस आउटकम के आने के चांसेस इतने हैं, इस आउटकम के आने के चांसेस इतने हैं, बट वी कैन नेवर बी श्योर, वी कैन नेवर हैव दैट पर्टिकुलर फार्मूला, जिस तरह ये V इक्वल टू IR वाला फार्मूला है कि मैं कहूँ कि जी हमेशा जो है वो यही वाला आ रहा होगा outcome. And because of this reason, because of this randomness which is inherent in many phenomena जो कि interesting है या interest जिसमें हमें होता है, उसकी वजह से probability को पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। It becomes very interesting because अगर आपको probability and random processes वगैरह जो हैं वो समझ में आ जाते हैं, then understanding not of these different phenomena becomes easy. So now let's start with the definitions and then we will move forward. तो जब हम probability की बात करते हैं, सबसे जो पहली चीज़ हम बात करते हैं basically we will talk about two things. एक तो हम बात करते हैं random experiment की बात basically हम करते हैं, random experiment की हम बात करते हैं, और random experiment में we talk about two things which are sample space की बात करते हैं, और इवेंट्स की बात करते हैं, आउटकम्स की बात करते हैं, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल्स। तो सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज एक्चुअली रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट स्लाइड कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके आपको फॉर श्योर आउटकम नहीं पता होता, ठीक है। वी यू नो what can be the outcome, but you don't exactly know what will be the outcome. So how do we define a random experiment? A random experiment is an experiment in which the outcome varies in an unpredictable fashion when the experiment is repeated under the same conditions. ठीक है, this is important.
कि आपके पास कंडीशन सेम है मगर आउटकम कैन बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जो कॉमन एग्जाम्पल्स होती हैं दे आर एक्चुअली टॉसिंग अ कॉइन। क्या आपके पास जो है वो आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास आपको पता है कि दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या टेल आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन हेड आएगा या टेल आएगा दैट इज नॉट फॉर सर्टन, ठीक है। आप जब अनलेस एंड अनटिल कि आपका कॉइन अनबायस्ड है कि एक साइड आने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको नहीं जो है वो पता होगा। सिमिलरली एक अनदर एग्जांपल जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती है इसमें वो होती है रोलिंग ऑफ अ डाइस। जो आपके पास डाई होती है जिसमें 6 साइड्स होती हैं अवेलेबल, जो हम लूडो वगैरह खेलने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। तो उस केस में जो है व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि आपके पास 6 1 2 3 4 5 6 में से कोई सी भी जो आउटकम आ सकता है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट में वी कैन एक्चुअली हैव अ सेट ऑफ आउटकम्स, सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे पास मौजूद होते हैं, जिसमें से हम कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ें आ सकती हैं, बट यू नेवर श्योर कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या सेट आ रहा होगा। और आप में से जितने लोगों ने लूडो खेला है या कोई भी ऐसी गेम खेली है जिसमें डाइस यूज होती है, तो यू विल हैव ऑब्जर्व के इंटरेस्ट होता ही इस वजह से, बिकॉज वी नेवर नो कि हमारे पास जो है वो अगला क्या आ रहा होगा, अनलेस एंड अनटिल के अगेन बाइस्ड है डाइस के एक साइड के आने के चांसेस ज्यादा है, या जो है वो आप कोई ट्रिक लगा रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके अपनी मर्जी का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सो So what we actually say is that as a random experiment is specified by stating an experiment procedure, ठीक है। सो अब एक्सपेरिमेंट हमारे पास आ गया तो उसमें हमें क्या बताना होता है, दो चीजें। एक तो ये कि एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर के हो क्या रहा है उस प्रोसेस में, ठीक है, और सेट ऑफ मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के आप होने के बाद आपको मिल क्या रहा है, ठीक है। अब अगेन दिस इज एक्चुअली आई हैव गिवन दीज 3 एग्जांपल्स जो आगे मैंने लिखी हुई हैं, दीज आर द एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक। और चैप्टर 2 में आप आई वुड एडवाइस कि चैप्टर 2 को पूरा पढ़ के उसके एग्जांपल जो है वो सारी करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर डाली हुई हैं बिकॉज आई नो आप सारों ने प्रोबेबिलिटी किसी ना किसी लेवल में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक लेक्चर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सो आई वुड नॉट go into all the examples, लेकिन I would advise कि just for the practice आप सारी examples करके देखिएगा। तो इसमें जो है अब मैंने जो 3 examples choose की हैं वहाँ से they are actually tossing a coin 3 times and note the sequence of head and tails, ठीक है। कि आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, 3 times आपने जो है वो कॉइन को टॉस किया है और मेजर आप क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ हेड एंड टेल्स। सिमिलरली दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हमारे पास पिक ए नंबर ऑफ रैंडम, पिक ए नंबर एट रैंडम बिटवीन 0 and 1, एंड द थर्ड वन इज रोल अ डाइस एंड नोट द आउटकम कि आपके पास जो है वो क्या रिजल्ट आ रहा है। Okay, so when we talk about random experiment, there are certain things that we define, और उसको ही लेकर फिर हम जो एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। सबसे जो पहली चीज होती है that is sample space. The sample space जो है that is simply is the set of all possible outcomes, ठीक है। कि आपके पास जो सैंपल स्पेस है S से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसके जो सैंपल स्पेस में जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम आउटकम कहते हैं या सैंपल पॉइंट करते हैं। और सैंपल पॉइंट्स या आउटकम्स जो होते हैं उनको हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट दीज एग्जांपल्स जो कि हमने पहले यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब इसमें से अगर मैं ये कहती हूँ कि जी फर्स्ट वाले का सैंपल स्पेस हम बताने की कोशिश करें, 3 टाइम्स अपने डाइस को अगर किया है तो क्या होगा सैंपल स्पेस आपके पास, तीनों हेड आ सकते हैं, फर्स्ट 2 हेड है, अगला लास्ट टेल है, फर्स्ट हेड है, दूसरा टेल है, लास्ट हेड है, फर्स्ट टेल है, बाकी दोनों हेड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, अब तो ये हेड वाले मैंने सारे के सारे कर लिए हैं, एंड देन आई कैन हैव
दो है, अच्छा ठीक है। एंड देन वी कैन हैव द कॉम्बिनेशन जिसमें फर्स्ट टू टेल है, फिर हेड है, फिर फर्स्ट टेल है, सेकंड हेड है, लास्ट टेल है, ठीक है। देन वी कैन हैव first heads and last two tails, and we can have all three tails, ठीक है। these are actually the combinations जो कि हमारे पास हो सकते हैं। So this is the sample space. अब आप देखिए कि जब मैंने ये लिखा है कि it cannot be decomposed into any further, तो आप देख लीजिए कि मैं इस sample space में basically अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इसको फर्दर डिवाइड करके जो है हेड अलग लिख लूँ और 3 हेड्स अलग लिख लूँ, बिकॉज 3 दफा अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसका मतलब है 3 ही आउटपुट आना जरूरी है। सो दिस इज हाउ वी से कि दैट कैन नॉट बी डीकम्पोज इनटू द रिजल्ट, यानी हम जो एक आउटकम है दिस विल रिमेन द सेम नो मैटर व्हाट, और जब सारे आउटकम हमने मिला लिए तो उससे सैंपल स्पेस बन गया। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकंड वाले की। तो अब इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा? दिस विल बी द सेट ऑफ ऑल x such that it is between 0 and 1, और इसको सिंपली जो है मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ इंटरवल, अगर आपको याद हो हम कंटिन्यूअस इंटरवल को इस तरह से लिखते थे 0 and 1 तक। और थर्ड जो है दिस इज सिंपल, दिस इज द सेट ऑफ रोलिंग अ डाइस। तो रोलिंग अ डाइस का क्या मतलब है कि आई कैन हैव 6 पॉसिबिलिटीज, 4 5 6। इसको एक दफा डाई को किया तो इसमें जो है वो एक दफा करने से 6 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर मैं ये वाला जो सैंपल स्पेस है इसमें जो फर्स्ट और थर्ड है, इन बोथ ऑफ दीज केसेस वी नो कि वी कैन काउंट द नंबर ऑफ आउटकम्स। पहले में 6 हैं, पहले में 8 हैं, सिक्स में थर्ड में 6 हैं। सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, कि जिसमें आप काउंट कर सकते हैं। और अगर मैं सेकंड की बात करती हूँ, सेकंड में अनकाउंटेबल पॉइंट्स 0 से 1 तक, द पॉइंट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स में कभी भी काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज इट कैन बी 0.000000000 से लेकर चाहे यू कैन गो बियॉन्ड दिस, एंड सिमिलरली देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो इस तरह के सैंपल स्पेस को वी से कि इट इज कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस, ठीक है। दिस इज अगेन समथिंग विच इज वेरी बेसिक इन डेफिनेशन। अच्छा, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने डिफाइन कर दिया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज इवेंट्स। नाउ हाउ डू वी डिफाइन द इवेंट्स? इवेंट्स आर एक्चुअली द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस जिससे हमारा कंसर्न होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो, ओके लेट मी फर्स्ट रीड दिस डेफिनेशन एंड देन वी विल कम टू द एग्जाम्पल। देन एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ एस। अगर हम एक ऐसा इवेंट लेते हैं जिसमें तमाम आउटकम्स को ऐड करते हैं या पूरे एस को ही ले लें हम एज एन इवेंट, then it is called certain event. Why is it called certain event? Because it includes each and every point, that is each and every outcome of the experiment. और अगर हम एक ऐसा इवेंट ले लें जिसमें कुछ भी ना हो, ठीक है, जिसको जो कि आपके पास जो यानी आप देखें क्या व्हाट वी कैन सी इज कि हमारे पास एस जो है दिस इज अ सेट, और इवेंट जो है फर्स्ट मैं इसको ए से अगर रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो दिस इज अ सबसेट ऑफ एस। तो सबसेट जो है वो एक ये भी हो सकता है जिसमें सारे के सारे पूरा का पूरा एस आ जाता हो, तो अगर सबसेट जो है वो एस के पूरे के इक्वल हो जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, ठीक है। और अगर जो है एस वो एक ऐसा है जो कि फाइव हम जिसको लिखते हैं विच मीन्स कि एम्प्टी है, कोई भी इवेंट नहीं है, देन दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल और नल इवेंट। दिस दीज आर जस्ट डेफिनेशन, ओके, एंड इट मीन्स कि इट डजंट हैव एनी आउटकम। अब आप और इवेंट किस चीज से मिलकर बना होगा? नंबर ऑफ आउटकम से बनकर बना होगा। सो व्हाट वी कैन से इज कि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है दे आर आउटकम्स, ठीक है। आउटकम्स आर एक्चुअली सबसेट ऑफ इवेंट्स, एंड जो सबसे बड़ी चीज है दैट इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का जो सबसेट है वो उल्टा तो नहीं मैंने लिख दिया,
नहीं, ठीक है, इवन इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एंड आउटकम्स इज अ सबसेट ऑफ इवेंट्स। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास जो यही एग्जांपल थी जिसकी हमने पहले बात की थी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की, जो फर्स्ट है कि 3 टाइम्स हमने कॉइन को टॉस किया है एंड नोट द सीक्वेंस ऑफ हेड एंड टेल्स। एक्चुअली लेट्स सपोज कि हमने 3 टाइम्स किया है एंड वी वांट द इवेंट टू बी द इवेंट which has same outcome every time। तो हमारे पास क्या हो जाता है, देर आर टू पॉसिबिलिटीज ना, तीनों हेड्स हैं या तीनों टेल्स हैं, तो इसका मतलब है कि इवेंट विल बी हेड हेड हेड, एच 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 और टी टी टी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अगेन हमारे पास सेकंड जो है, अगर हमने राय को रोल किया है एंड आई एम आस्किंग यू फॉर एन इवेंट जिसमें हमारे पास इवन नंबर आ रहा हो राय के ऊपर, तो वो इवेंट क्या हो जाएगा, 2 4 और 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखें कि एक इवेंट में जो है वो सिंगल आउटकम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई कुड हैव आस्क्ड के इवेंट बताएं कि जिसमें तीनों के तीनों हेड हैं 3 रोल करने के बाद, तो इसका मतलब है कि उस केस में आप क्या करते, योर इवेंट वुड हैव बीन जस्ट हेड हेड एंड हेड, एक आउटकम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सैम्पल स्पेस को जो है ना, इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स इजियर टू विजुअलाइज, जिस तरह हम पहले भी करते रहे हैं, हम प्लॉट्स वगैरह करते करते थे चीज़ों को, सो इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स विजुअलाइज, सो यहाँ पर भी जो है ना, हम सैम्पल स्पेस को नॉर्मली सैम्पल स्पेस को एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये इवेंट्स को हम सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, ए है और अनदर इवेंट बी, तो यूनियन ऑफ दोज इवेंट्स क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी बोथ। ठीक है, अच्छा, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वुड बी इक्वल टू द कॉमन, ये जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ओवरलैपिंग है तो दिस इज ए इंटरसेक्शन वी, अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो फिर इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट हो जाता है। एंड सिमिलरली अनदर थिंग दैट वी डिफाइंड इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या हो जाता है कि वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो कि उस इवेंट में नहीं है, यानी s माइनस a जो है आपके पास, लेट्स सपोज कि दिस इज होल s, और इसमें से जो ये है इवेंट है, तो ये जो एरिया हो जाएगा बाहर वाला जो है s माइनस a, दैट वुड बी एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, और a कॉम्प्लीमेंट से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। या फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि अगर मेरे पास, मैंने जिस तरह यहाँ पे ये इवेंट हमने लिखा था कि इवेंट इज द गेटिंग इवन नंबर, तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेना चाहती हूँ तो दैट वुड बी ऑल द ऑड नंबर्स 1 3 एंड 5, क्योंकि एस में जो है वो 1 से लेकर 6 तक के तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। ओके, सो नाउ वी हैव डिफाइंड रैंडम experiment, we have defined events, we have defined outcomes, 3 things जो कि हमें बेसिक पता होनी चाहिए। Now we will go to the axioms of probability। अब axioms क्या होते हैं, let's see। A probability law or a random experiment is a rule that assigns probabilities to events of the experiment। Okay, so this is what does it mean? अब आप देखें, लेट्स सपोज कि मेरे पास एस जो है वो, हम सबसे सिंपल वाली बात करते हैं अपनी एग्जांपल्स में से, टॉसिंग रोलिंग ऑफ अ डाई है, तो इसका जो है वो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। एंड लेट्स सपोज कि इवेंट जो है वो वही है जो कि हमने पीछे बात की थी कि इवन आउटकम आया है, इसका इवेंट है, यानी आपने वो तमाम के तमाम पॉसिबिलिटीज ले ली हैं इवेंट में जिसमें इवन आउटकम हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी लॉ जो है उसमें क्या होता है कि हम इवेंट की प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं चाहती हूँ, सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें बहुत आसान है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस जो कि 6 हैं, और हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट, सॉरी हाँ इवेंट, सो दिस इज 3,
and the probability of the event would be equal to number of outcomes in the event divided by the total number of outcomes, or in this case probability of A is equal to half. Now तो इसका क्या मतलब है कि probability law जो कि हम पढ़ रहे हैं, it is actually to assign और अब हमने random experiment की बात की, इसका मतलब है कि we are not sure अबाउट द आउटकम के क्या हो रहा होगा। मतलब हमें ये नहीं पता कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगेन जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि इफ यू आर रोलिंग अ डाइस, सो यू डोंट नो कि रोल करने के बाद जो है वो डाइस आपके पास क्या आउटपुट आ रहा होगा। तो हम प्रोबेबिलिटीज की टर्म्स में बात करते हैं कि व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एन आउटपुट। अब अगर फर्ज करें कि मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये एस जो है इसमें से हर एलिमेंट की या हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है एंड 6 क्या है। अब आप देखें यहाँ से, और ये कि एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम क्या कहते हैं कि इस केस में जो है आई एम सेइंग कि they are all the outcomes are equally likely, which means के 1 आने का भी उतना ही चांस है जितना 2 का चांस है, जितना 3 का चांस है। तो इस केस में आप क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं सिर्फ 1 की प्रोबेबिलिटी कहती हूँ दैट विल बी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी 1/6 होगी क्योंकि टोटल 6 चीजें हैं और हर एक के आने के जो टोटल चांसेस हैं वो से इक्वल है, तो 1/6 में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन दिस इज समथिंग जो कि हम इंट्यूशन से वो कर रहे हैं, मतलब इंट्यूशन तो नहीं कर रहे, वी नो कि वी आर जस्ट काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी आउटकम के आने की जो है वो कितने दफा फ्रीक्वेंसी है। बट द थिंग इज कि देयर आर सर्टेन लॉज या प्रॉपर्टीज हैं जो कि प्रोबेबिलिटी लॉ को अप्लाई करना ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी इफ़ यू आर टेकिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, देयर आर सर्टेन रूल्स that probability has to follow, and these are called the axiom of probability. These are just simple 3 axioms of probability. सबसे पहला वाला जो probability का axiom है वो ये है कि the probability of any event A has to be greater than or equal to 0, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन कि आपके पास जो है वो जो आप कोई भी आउटकम आने के चांसेस जो हैं वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना। अगर आप सोचें तो इट डज मेक सेंस कि हमारे पास जो है, अगर मैं कह रही हूँ कि जब आप डाई को रोल करते हैं डाई को, तो उस केस में 6 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा जो हो सकता है वो ये हो सकता है, मैं ये कहूँ कि जी बाइस्ड डाइस है, इसका मतलब है कि इसको अनबैलेंस ही कुछ है कि 1 कभी भी नहीं आ सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 0 और बाकी जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़ाहिर है बढ़ जाएगी। लेकिन द थिंग इज़ कि अब मैं ये कहूँ कि 1 आने का चांस -2 है, ये -1 है, दैट इज़ समथिंग व्हिच डज़न्ट मेक सेंस ना। कि आपके पास ये तो हो सकता है कि कोई आउटकम कभी भी नहीं आएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरे को नेगेटिव में आ रहा होगा, बिकॉज़ इट हैज़ टू बी समथिंग व्हिच which is positive. So a probability of any event is either greater than or equal to 0. Then another thing is that the probability of the whole sample space has to be equal to 1. आपके पास तमाम की तमाम probabilities जो हैं उनको add up करके 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। इसके बाद जो थर्ड axiom है वो ये है कि if you have two events A and B, then the probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B, provided that they are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है, या आप ये कह लें कि ए और बी के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, देखें अब आपके पास, यानी व्हाट वी आर सेइंग इज के ए है और बी है, ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। So what will happen if they are not mutually exclusive? ठीक है कि यानी इसका मतलब है कि ओवरलैप आ रहा है A और B, तो this is A intersection B. Let me wait on another slide. So what I am saying is कि third axiom जो है वो ये कह रहा है कि probability of A union B
is equal to probability of A plus probability of B provided A intersection B was equal to 0, जिसको हमने ये कहा है कि ये इवेंट A है और ये इवेंट B है, इसका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, और इंटरसेक्शन इज नॉट 0, then in that case what happens? The probability of A union B becomes probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अब ये कहाँ से आ गया माइनस? देखें, ओके, सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, इस फिगर को देख के हम करते हैं। अब A जो है वो आपके पास ये इवेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A ले रहे हैं उसमें ये पूरा एरिया की प्रोबेबिलिटी आप ले रहे हैं, जिसमें ये वाला एरिया भी है, A इंटरसेक्शन B वाला। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B ले रहे हैं तो उसमें इस एरिया की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, इसका मतलब है कि अगेन ये वाला एरिया शामिल है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स हम क्या कर रहे हैं, ये एरिया 2 दफा इंक्लूड कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A में भी ये एरिया इंक्लूडेड है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B में भी ये एरिया इंक्लूडेड है। सो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ओवरऑल इस पूरे रीजन की चाहिए ना, जो हमारे पास इन दोनों को मिला के बन रहा है, तो इसकी तो 2 दफा आ गई है। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस, ओके, इट मेक सेंस। तो इसलिए अगर आप, लेकिन अब जब हम इस केस की बात कर रहे थे, जब ओवरलैप है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जो ओवरलैपिंग प्रोबेबिलिटी है वो तो ऐड ही नहीं हुई, तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि टू इवेंट्स कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्ज करें कि मेरे पास जो है वो, हम अगेन सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 थे रोलिंग ऑफ अ डाई, और मैं ए को कह देती हूँ कि दिस इज ऑल द आउटकम्स 1 3 5, बी को कह देती हूँ यानी ऑड है, ऑड जो आउटकम्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है, और बी जो है वो इवन वाले आउटकम से मिलके बना हुआ है। तो यू कैन सी दैट इंटरसेक्शन बी इज 0, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, ओके एक्चुअली इसको करके देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3/6 विच इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, अगेन 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे, सारे 1 से लेकर 6 तक, और ये क्या हो जाएगी, 1 आएगी, विच इज एक्चुअली इक्वल टू हाफ प्लस हाफ। नाउ लेट्स लुक इन द ऑन द अदर, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वो अगेन यही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे ना पहले केस में। लेट्स सपोज कि दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच मीन्स के लेट्स सपोज के ए जो है दिस इज इक्वल टू इवन, इवन आउटकम्स वाला है 2 4 6 है, एंड बी इज इक्वल टू outcomes greater than 3। so ये क्या हो जाएंगे, 4 5 and 6। अब A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 4 and 6। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी 1/2 है, and probability of A intersection B is 2/6 which is 1/3। okay, now what is A union B, it is equal to 2 4 5 and 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 4/6 विच इज 2/3, ठीक है। अब हम एक्सियम से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है इवेंट तो इट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of A intersection B, which is equal to half plus half minus 1 by 3, which is equal to 1 minus 1 by 3, which is 2 by 3. ठीक है, अब आप देख लीजिए कि डायरेक्टली हमने जो निकाली है और जो हमने फॉर्मूले से निकाली है बोथ ऑफ देम आर सेम. ठीक है, बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थे. और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में भी वी हैव सीन कि दे कम आउट टू बी सेम बाय द फॉर्मूला ऑफ probability of A plus probability of B, क्योंकि intersection B की जो है 0. Okay, so from here we actually now have talked about all the three axioms of probability. Okay, and we have actually answered this question that why do we need to subtract probability of A intersection B if the events are not mutually exclusive. Another side result of this probably ये वाला जो थर्ड एग्जाम है इसका एक और जो रिजल्ट है वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास बहुत से इवेंट्स हैं n इवेंट्स हैं A1 इंटरसेक्शन ओके सॉरी A1 यूनियन A2 यूनियन से लेकर AN तक इवेंट्स हैं एंड दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस AN. ठीक है, माइनस पेयर की प्रोबेबिलिटी आप करेंगे A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A3 एंड सो आप तमाम के तमाम जो पेयर्स हैं उनकी ले रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी एंड देन यू विल हैव अ फैक्टर व्हिच इज -1 raised to the power n plus 1 times probability of the intersection of all the events. ठीक है, इसकी हम एक एग्जाम्पल आगे देखेंगे जिससे आपको ये चीज क्लियर होगी कि कहना क्या चाह रहे हैं. अभी तो हमने 2 इवेंट्स लिए थे ना, अगर 2 से ज्यादा इवेंट्स हो जाएं तो फिर उस केस में क्या हो रहा होगा. जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब तो कोई मसला नहीं है, उस केस में तो हम सिर्फ यही वाला फॉर्मूला एक्सटेंड करेंगे A plus B plus probability of A union B union C अगर है और वो तीनों सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका मतलब है that would be simply equal to probability of A plus probability of B plus probability of C. लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है जिस केस में हम ये कहते हैं कि कुछ माइनस भी करना है तो उस केस में जो माइनस करना है उसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाता है. ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है. इट मे लुक्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड नाउ, लेकिन हम इसके एग्जाम्पल जब करके देखते हैं ना तो इसको आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल्स के ऊपर ही आते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल्स में लेट्स डू द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल मैंने एक्चुअली यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, एग्जाम्पल नहीं की हुई, लेकिन लेट्स एक्चुअली डू द एग्जाम्पल हियर. इस स्टेटमेंट के साथ ही हम करते हैं ताकि हमें साथ साथ एग्जाम्पल स्टेटमेंट भी नजर आ रही हो. अब हम क्या कह रहे हैं कि ए बॉक्स कंटेन्स 10 आइडेंटिकल बोर्ड नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. सो इट मीन्स कि इसमें सैंपल स्पेस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 0 1 से लेकर 9 तक. ठीक है, अच्छा एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक बॉल को वहां से लिया गया है और उसका नंबर नोट कर रहे हैं हम. अब हम जो इवेंट्स डिफाइन कर रहे हैं ए जो है दैट इज एक्चुअली द इवेंट दैट द बॉल सेलेक्टेड इज ऑड. तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं 1 3 5 7 एंड 9. इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है. बी जो है वो इवेंट है बॉल सेलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 3 6 एंड 9 हो सकती है. और C जो है that is actually the ball selected is less than 5. तो 1 नहीं 0 भी होगा 1 0 1 2 3 and 4 है.
अच्छा, अब what we need to we have to find the probability of A, B, C intersection and union. So not intersection. So probability of A तो simply क्या हो जाएगा? Number of elements ये कितने हैं? 10 हैं. इसमें कितने हैं? 5 हैं. So it will be 5 over 10 which is equal to 1 by 2. Probability of B क्या हो जाएगा? 3 by 10. And probability of C will be again 1 by 2, 5 by 10. अब probability of A union B. Probability of A union B के लिए सबसे पहले तो आप A और B को देखें कि ये mutually exclusive हैं कि नहीं है. Okay, so let me just find A union B. A union B में क्या है मेरे पास common? 3 and 9. No, sorry. Not A union B. Intersection B से पता चलेगा ना mutually exclusive है कि नहीं है. So A intersection B is 3 and 9. ठीक है. So probability of A union B will be equal to probability of A probability of B minus probability of A intersection B, which is equal to 1 by 2 plus 3 by 10 minus, अब ये क्या हो जाएगी इसकी probability? अगर मैं इसकी probability लेती हूँ तो this will be equal to 2 by 10, 1 by 5 minus 1 by 5, जो कि आप कंप्यूट कर लीजिएगा कि कितनी आ जाती है. ठीक है. Now what about probability of A union B union C? This is something that we need to look into. अब इसमें आप देखें वो क्या रहा है. अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आपके पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में क्या आ रहा है. A, B और C तीनों के इंटरसेक्शन में मेरा ख्याल है सिर्फ 3 आ रहा है. 3. ठीक है, 3 आ रहा है, एक नंबर आ रहा है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1 by 10. अब आप देखें अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पास एक इवेंट A है, B है और ये C है. दिस इज इंटरसेक्शन A intersection B intersection C. This is A, this is B and this is C. हमारे पास अब देखें क्या हो रहा है जब मैंने अब बाय फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा. जी, probability of A union B union C. अब इस केस में ये तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऐड हो रही हैं. ठीक है. अब इसमें से क्या हो रहा है, ऐड होने के बाद अगर मैं इसमें से A इंटरसेक्शन B माइनस कर रही हूँ, A इंटरसेक्शन C माइनस कर रही हूँ और B इंटरसेक्शन C माइनस कर रही हूँ. अब हो क्या रहा है देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब है कि मेरे पास पूरा A वाला एरिया है. अब B का मतलब है कि ये वाला एरिया है और C का मतलब है कि ये वाला एरिया है. तो ये जो एरिया है दिस इज एडेड 3 टाइम्स. ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स ऐड हो रही है. अगर इसमें से मैं A इंटरसेक्शन B को माइनस कर रही हूँ तो इसका मतलब है एक दफा वाला ये वाला माइनस कर दिया मैंने. अगर मैं A इंटरसेक्शन C को कर रही हूँ तो इसका मतलब दूसरी दफा वाला भी मैंने माइनस कर दिया और B इंटरसेक्शन C को कर रहे हैं तो हम तीसरी दफा वाला भी माइनस कर दिया. सो व्हाट डज इट मीन कि मैंने 3 टाइम ऐड किया था, 3 टाइम माइनस भी कर दिया. सो नाउ आई वुड हैव टू ऐड
इसका मतलब है कि इसका तो जो भी प्रोबेबिलिटी थी वो 0 हो गई ना, बाकी तमाम रीजन्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास इन सम से आ गई, लेकिन इसकी तो 0 हो गई। सो आई विल हैव टू ऐड दिस टर्म आल्सो, एंड दैट इज वेयर दिस फॉर्मूला कम्स इनटू एक्शन। कि अगर आप ये फॉर्मूला जो हमने पीछे देखा था ना, अब इसमें देखें ना, इसका मतलब क्या है कि k is 1 to n, हमने n a जो है, ओके लेट मी राइट दिस फॉर्मूला समवेयर एल्स, और उसके बाद जो है वो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि प्रोबेबिलिटी n of k from 1 to n k equal to summation j from 1 to n probability of aj minus summation a probability of intersection plus 1 plus 1 probability of a1 intersection an तक। तो इस केस में 3 है, और लेट्स सपोज के the probability of A is equal to sum of individual probabilities A, and then minus probability of K का क्या मतलब है, A1 minus A1 की probability minus K minus 1 is to the power plus के साथ and you can verify this for n greater than 3 also। हम अभी ये नहीं करेंगे, बट यू हैव सीन के इस फॉर्मूला के थ्री जो है वो हम सबसे पहले लेकिन हमने क्या करना होता है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, वी नीड टू चेक कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है फिर तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होता है, जस्ट these probabilities are there because overlap है ही नहीं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, जिस तरह हमें इस केस में नजर आ रहा था कि इस इंटरसेक्शन में भी कुछ है और इस इंटरसेक्शन में भी कुछ था, तो उस केस में वी नीड टू सबट्रैक्ट and add certain probabilities based upon के कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हमने लिए हुए हैं। अच्छा, ये तो एग्जांपल हमने जो भी की है, दिस वाज अबाउट डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, जिसमें हमारे पास काउंटेबल आउटकम्स थे सैंपल स्पेस के। अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पीछे भी किया था कि the sample space is the set of all the values from 0 to 1, और हमें ये कहा गया है pick a number x at random from the interval from 0 and 1. In this case, we cannot define the probability of just one specific number. For example, अगर आपको ये कहा जाए कि probability of half बताएं, आप कभी भी नहीं बता सकते, because of the reason कि इस interval में जब 0 से 1 का interval है, exactly half is quite impossible for you to define, because half के साथ 0.00000 समथिंग होगा ही होगा, बिकॉज कंटिन्यूस के केस में एग्जैक्ट एक नंबर को डिफाइन करना इज नॉट पॉसिबल। तो इन द केस ऑफ कंटिन्यूस इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं जिनके आउटकम्स में कंटिन्यूस होता है, हम रेंज डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड वी कैन से कि अगर मैं एक्स को पिक करती हूँ, एक्स इज एनी नंबर, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 से 0.5 के दरमियान है, वही प्रोबेबिलिटी होगी फ्रॉम 0.5 to 1, क्योंकि आपके पास हाफ हाफ है ना, एक पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो 1 है, तो हाफ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट हाफ में होगी और सेकंड हाफ में की जो है वो सेकंड हो जाएगी। तो आई कैन डिफाइन द प्रोबेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ द इंटरवल के 0 से 0.5 तक 0.5 प्रोबेबिलिटी है या हाफ है, और 0 से
0.5 से 1 तक हाफ है। और ये रिमेंबर दिस थिंग कि हाफ ऑफ मैंने क्यों की है, बिकॉज वी आर अस्यूमिंग के इक्वली लाइकली है द इवेंट्स जो है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। दूसरी चीज ये कि दोनों पूरे का पूरा जो इवेंट है 0 से लेकर 1 तक की प्रोबेबिलिटी जो है इट हैज टू बी 1। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो इक्वली जो है वो डिवाइड हो रही होंगी। एंड इन दिस केस सिंपली वी कैन से कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी लेनी है 0 से 1 के दरमियान में, तो हम उसको b माइनस ए करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, सेकेंड इवेंट माइनस सेकेंड लिमिट माइनस फर्स्ट लिमिट। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस थिंग? दिस इज एक्चुअली समथिंग इंटरेस्टिंग। लेट्स सपोज कि अब हम ये कहते हैं कि वी पिक टू नंबर्स x एंड y एट रैंडम बिटवीन 0 एंड 1। तो इस केस में एंड देन दे आर इक्वली लाइकली टू हैपन। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0.5, y ग्रेटर देन 0.5 एंड h ग्रेटर देन y की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सबसे पहले तो ये कि अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे इवेंट को। देखें, हमारे पास x की वैल्यूज होंगी 0 से 1 तक, और हमारे पास y की वैल्यू होंगी 0 से 1 तक। ठीक है। x can be anything between 0 and 1, y can be anything from 0 and 1. So इसका मतलब है कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है that would be actually what? पहले वाले में क्या था? हमारे पास सिर्फ x 0 से 1 तक था। अब हमारे पास x 0 से 1 and y 0 से 1 के दरमियान भी है। So this whole thing will be our sample space. ठीक है। एंड इक्वली लाइकली का मतलब है कि मैं x को कुछ भी उठा लूँ, उसके लिए y कुछ भी हो सकता है, और x y को कुछ उठा लूँ तो x कुछ और हो सकता है। मतलब हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर हम इवेंट्स डिफाइन कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो नॉट सपोज एक्चुअली इट इज गिवन कि a इज अ इवेंट इन विच x इज ग्रेटर देन 0.5। इसका क्या मतलब है? अगर ये मैंने x की वैल्यूज के लिए लाइन लगाई हुई है, ये y की वैल्यूज के लगाई हुई है, तो 0.5 कहाँ आ रहा होगा? ये। अब इस इवेंट में y के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये इवेंट जो है दिस विल कंटेन ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। y 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकता है, x इज ग्रेटर देन 0.5। अब आप देखें कि हाउ मच एरिया इज इट कवरिंग। अब मेरे पास पहले जो था वो ये था, सैंपल स्पेस पूरे का पूरा ये रेक्टेंगल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका एरिया जो था, ये सैंपल स्पेस है, तो इसका मतलब है कि ये होल एरिया जो है वो 1 है। वैसे भी नजर आ रहा है हमें। ठीक है। दिस होल एरिया इज प्रोबेबिलिटी ऑफ s इक्वल टू 1 है। तो अब इसमें से जो ये वाला एरिया है वो कितना है? हाफ। तो इसका मतलब है कि this probability will be half. Now the second event is x नहीं y greater than 0.5. इसका क्या मतलब है? ये 0.5 है और x can be anything. So this is the event. मैं इसको किसी और कलर में कर देती हूँ। this. अब आप देखें again this is half of this square. तो this will also be equal to 1/2. The third event क्या है? x is greater than y. अब देखें ये क्या होगा? मेरे पास x इक्वल टू y की कौन सी लाइन है? ये वाली। ये तो हमें पता है ना, मतलब ओके लेट मी मेक इट अगेन। ये x है और ये y है, 1 और 1 है। तो x इक्वल टू y की तो ये वाली लाइन है। तो x ग्रेटर देन y की क्या हो जाएगा? कौन सा एरिया हो जाएगा? दिस वन। देखें, बिकॉज यहाँ पर x जो है वो अगर हाँ जी, तो मेरे पास ये वाला जो है, ये रीजन जो है, इसमें y ग्रेटर देन x है। ठीक है। और इस रीजन में x ग्रेटर देन y है। फॉर एग्जांपल फर्ज करेंगे मैं 0.5 अगर x ले लेती हूँ, तो 0.5 y इस लाइन के ऊपर है। तो इस 0.5 x के कॉरस्पॉन्डिंग बाकी तमाम वैल्यूज जो y की हैं दे आर लेस देन 0.5 इन दिस पर्टिकुलर रीजन। और ये क्या है? ये भी मुझे नजर आ रहा है कि दिस इज हाफ ऑफ दिस सर्कल, नॉट सर्कल, स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटीज जो है, सॉरी दीज आर एक्चुअली
probability of A is equal to probability to half probability. जी, so it means कि what you need to remember is कि अगर आपके पास discrete sample space है तब तो probabilities निकालने के लिए you just need to count. In the case of continuous sample space, probabilities में continuous क्योंकि numbers होते हैं तो they enter into the form of areas and volumes. इसके बारे में हम further बात करेंगे जब हम random variables की बात करते हैं. Right now, let's move to the next topic, which is conditional probability. अच्छा, conditional probability का क्या मतलब है? Let's suppose कि अगर हमारे पास दो events हैं और वो एक दूसरे को affect कर रहे हैं. For example, आपके पास let's suppose कि आपका one of the event is okay, or let me let's suppose कि event है वो ये है कि you are going to attend a seminar. ठीक है, we are assuming कि COVID नहीं है, which means कि normal conditions and you want to go. And दूसरा event ये है कि weather जो है वो आपके पास rain है या rain नहीं है. तो अब आपके पास जो है आपके पास एक इवेंट ये है कि यू आर गोइंग और नॉट गोइंग एंड दूसरा इवेंट है कि रेन है कि नहीं है. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गोइंग गिवन rain is happening and probability of you going given the rain is not happening, they would be different because अगर आपके पास अच्छा मौसम है तो there is a bigger chance, bigger probability कि आप जाएंगे. और अगर मौसम जो है वो खराब है, रेन है and you feel कि it is not that important, तो maybe you will actually drop the idea. So it means कि they are actually uh, dependent on each other और एक का जो होने से दूसरे के आउटकम पे रिफ्लेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड तो इस केस में इसका मतलब है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशन है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गोइंग टू अटेंड अ सेमिनार गिवन रेन अकर, तो इसका मतलब है कि गोइंग जो है वो रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होगी उसमें दोनों का इफेक्ट हम देख रहे होंगे. ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास कोई डिपेंडेंसीज नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? लेट्स सपोज के यू आर वाचिंग अ मूवी एंड इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो वुड इट मैटर कि आपकी जो है वो मूवी देखना का इफेक्ट, मूवी देखने की डिपेंडेंसी हो इस चीज पे कि बाहर रेन है कि नहीं है? मोस्ट प्रोबेबली नॉट. ठीक है, आप घर में बैठ के कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो रेन हो रही है या नहीं हो रही है अनलेस अनटिल कि इंटरनेट चला जाता है, इट वोंट बी हैव एनी डिपेंडेंसी. सो द थिंग इज कि अगर आपके पास दो इवेंट्स आ रहे होते हैं तो आइदर दे कैन बी डिपेंडेंट कि आपका जो है वो अच्छा, अब आप देखें कि ओके, वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट दिस अगेन कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की क्या बात है. लेकिन फिलहाल जो है वी आर एक्चुअली सेइंग कि समटाइम्स occurrence of one event is dependent upon the occurrence of the other event. तो उस केस में जो है वो डिपेंडेंट इवेंट हो जाते हैं और अगर नहीं कर रहा तो इंडिपेंडेंट नेबर हो जाते हैं. नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Often two events A and B are related in the sense that knowledge of occurrence of one, say B, alters the likelihood of occurrence of the other or A. In such cases, we find the conditional probability, which we define as probability of A given B. A given B का क्या मतलब है कि probability of A given B has happened, which means अगर फर्ज करें कि A was the event of attending the or going for seminar, probability of going for seminar provided
गिवन इट रेन्स। ठीक है, तो इसमें जो है रेन के होने से इफेक्ट पड़ रहा होगा कि आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली कम हो जाएगी। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वो क्या होता है? इट इज गिवन बाय दिस थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी divided by the probability of event B for probability of B greater than 0. This is again important because अगर वो 0 हो जाएगा तो फिर तो infinite हो जाएगी, which is not possible. अच्छा, let's talk about this example. Let's suppose कि we have a ball which is selected from a box containing two balls, two black balls, number 1 and 2, and two white balls, number 3 and 4. Okay, or we have given these events and we have to find the conditional probability. सबसे पहले तो इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। अब हमारे पास क्या है? सैंपल स्पेस में हमारे पास one ball is selected and two black balls है, नंबर 1 and 2 है। तो पहला जो है वो 1 नंबर के साथ ब्लैक हो सकती है, 2 नंबर के साथ ब्लैक हो सकती है, एंड देन टू वाइट बॉल्स हैं जिनके ऊपर नंबर 3 and 4 है। तो 3 के साथ वाइट है एंड 4 के साथ वाइट है। 4 आउटकम्स हैं इसके। ओके, इवेंट ए क्या है? ब्लैक बॉल इज सेलेक्टेड, विच मीन्स इवेंट ए में 1 भी आएगा और 2 भी आ जाएगा। इवेंट बी क्या है? इवन नंबर बॉल इज सेलेक्टेड, 2 भी आएगा, 4W आएगा। एंड इवेंट सी क्या है? नंबर ऑफ बॉल इज ग्रेटर देन 2, इसमें आ जाएगा 2B, 3W एंड नहीं 2 भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन है ना, 3W and 4W. Okay, probability of A given B. अब ये क्या है? सबसे पहले तो देखें इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B and probability of A given C. इन बोथ केसेस हमें A इंटरसेक्शन B की और A इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी चाहिए। A इंटरसेक्शन B क्या है? A intersection B is 2B and A intersection C is 0, नल सेट है। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B क्या आ रहा है? A intersection B में 1 है ना, और टोटल सैंपल स्पेस 4 है, तो ये 1/4 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है? 2/4। So this is actually equal to 1/2. And interestingly, you will see that this is also equal to probability of A. ठीक है? Okay. And probability of A intersection C is a probability of A given C is A intersection C की probability divided by probability of C, which is 0. और ये 0 तो हमें नजर आ रहा है। Why is it 0? Because A intersection B जो है वो A intersection C जो था वो 0 था, which means के they were mutually exclusive. तो जब mutually exclusive हैं तो we have already seen कि इस केस में जो है वो आपके पास intersection B, यानी in other words what this is telling us is कि C जो है अगर C हो चुका है तो A की probability जो है वो
0 आ रही है, या इन अदर वर्ड व्हाट वी आर सेइंग इज के सी के होने या ना होने से, सी के होने के बाद जो है वो ए की प्रोबेबिलिटी, यानी विद रेफरेंस टू सी, ए एक्चुअली हैजंट हैपेंड, और सी डजंट एक्चुअली नो अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए डजंट एक्चुअली, A isn't affected by the occurrence of C. C होता है या नहीं होता है, को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है we will actually talk about two things. हाँ हाँ, अच्छा एक जो चीज़, ओके यहाँ पे खैर लेट्स लेट्स फर्स्ट मूव हियर। अच्छा, अब इसमें जो है वो हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जिस तरह से हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का तो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास इंटरसेक्शन जीरो हो रहा है विच मीन्स कि दोनों एट अ टाइम अकर नहीं कर सकते, या ये कि एक के अगर एक अकर कर रहा है तो दूसरा हो ही नहीं सकता, एंड दैट इज व्हाई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो दूसरे केस में जीरो आई थी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी जीरो आया था, क्योंकि ए सी अगर अकर कर रहा था तो ए अकर नहीं कर सकता, और अगर ए अकर करेगा तो सी अकर नहीं कर सकता। तो इन दैट केस if you are talking about two events and they are mutually exclusive, तो a given b would be equal to 0, which means कि b अगर हो चुका है तो फिर a ने नहीं होना। On the other hand, probability of a given b for independent events will be equal to probability of a into probability of b. What does it mean? इसका मतलब ये है कि आपके पास अब आप देखें, अगर ये फॉर्मूला हम वैसे लगा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या इन अदर वर्ड्स, सॉरी ये मैंने गलत लिखा था, जी, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट व्हाट इज हैपनिंग इज के अगर आप इन जनरल देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी divided by probability of b. Yeah, in other words, probability of A intersection B is equal to probability of A given B times probability of B. अगर आप देखें कि इंडिपेंडेंट हैं इवेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि probability of A given B would be equal to probability of A. वाई? बिकॉज बी के होने ना होने से ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज कि मेरे पास अगेन मैंने वो जो एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल दी थी कि आप जो है वो मूवी वॉच कर रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है। अब लेट सपोज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉचिंग मूवी गिवन बारिश है या नहीं है, इन बोथ द केसेस बारिश हो चुकी है, तब भी वही रहेगी जो कि बारिश ना होने के केस में थी। तो इन अदर वर्ड्स, बारिश का होना या ना होना, या इवेंट बी का होना ना होना जो है वो इवेंट ए के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा। तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी इक्वल टू ए, और इन अदर वर्ड्स जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए multiplied by probability of b, and for case of mutually exclusive events, probability of a intersection b is equal to 0, which means कि at a time जो है वो दोनों के दोनों हो ही नहीं सकते, एक होगा या दूसरा हो रहा होगा। अच्छा, इसके लिए एक एग्जांपल मैंने छोटी सी यहाँ पर की हुई है, वी कैन लुक इनटू इट, कि लेट्स सपोज दैट हमने दो चीज़ें एक साथ की हैं, कॉइन भी टॉस किया है और डाइस को भी जो है रोल किया है साइमल्टेनियसली। अब आप देखें कि इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, हेड के साथ तमाम के तमाम 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे डाइस के, और टेल के साथ डाई के जो है वो तमाम 1 से लेकर 6 तक आ जाएंगे। लेट्स सपोज कि इवेंट क्या है, इवेंट ए इज ऑब्टेनिंग ए हेड एज द आउटकम, विच मीन्स के ए का क्या हो जाएगा, हेड एज द आउटकम का मतलब हो जाएगा कि आपके पास,
H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 हो जाएगा, ठीक है। और B क्या हो जाएगा? 6 as the outcome, so it will be H6 and D6, ठीक है। अच्छा, आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या चेक करना है? A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B 0 है? नो। एम्प्टी है? नो। A इंटरसेक्शन B में ये है, सो इसका मतलब है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, व्हाट अबाउट इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू चेक कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी B के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा? A में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 और S में 12 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा? 6/12 विच इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगा? 2/12 विच इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है? 1/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है? 1/2 into 1/6 which is again 1/12. So since probability of A intersection B is equal to probability A and probability of B, so they are linearly independent. They are independent events. अच्छा, अब एक चीज याद रखें कि नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब आप ये याद रखें कि हमारे पास जो है वो दे समटाइम्स इट सीम्स के इंडिपेंडेंट हैं, जस्ट देख के हमें लग रहा होता है, बट जब तक हमें कंफर्म फॉर्मूले से ना हो वी शुड बी एक्चुअली जस्ट डिड्यूसिंग के अच्छा देख के लग रहा था कि डाई और वो डाई का कॉइन का टॉस करना और डाई का रोल करना जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, बट in order to check we need to do this the whole process to confirm कि linearly independent है कि नहीं है। Okay, so now we have talked about mutually exclusive and linearly independence. अब हम आखिरी टॉपिक की तरफ जाएंगे which is law of total probability. अच्छा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? इसके लिए लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सैंपल स्पेस है S और मैं इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। B1, B2, B3 से लेकर Bn तक। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज के, और ये सारे के सारे क्या हैं? B1 से लेकर Bn तक जो है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स and there, so S is actually equal to B1 union B2 union Bn तक। okay, अच्छा, now let's define an event A। ये हमारे पास आ जाता है। अब आप देखें A, किसी भी इवेंट A को मैं इस तरह लिख सकती हूँ A is equal to A intersection S, क्योंकि सैंपल स्पेस जो भी हमारे पास है उसमें से जितने भी A के एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो A के इक्वल आ जाएगा। अब अगर मैं A को अच्छा, वी एक्चुअली कॉल दीज B1 से लेकर Bn तक एज partitions of S. So अगर मैं S को in terms of its partition लिखूं तो I can write it as B1 union B2 union Bn, or I can write it as A intersection B1 union A intersection B2 union A intersection Bn, ठीक है। And this is actually equal to
the event A. Now we are interested in the probability of event A. So this will be equal to probability of A intersection B union A intersection B2 union A intersection BN. अब आप देखें what is A intersection B1, this ये वाला जो एरिया, ठीक है, A intersection B2 ये वाला एरिया, A intersection B3, let me have another color. Okay. A intersection B3 ये वाला एरिया है और A intersection BN एरिया. So what actually we can see is कि ये तमाम के तमाम जो एरियाज हैं हमारे पास, ये जो है A intersection B1, B2 से लेकर BN जितने भी होंगे they are all mutually exclusive, क्योंकि ओवरलैप तो कहीं नहीं है ना. अगर आप देखें जो मैंने ड्रॉ किया है, जिसके मैंने फिल अप किए जो एरियाज, दे आर नॉट ओवरलैपिंग एरियाज. तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हम यूनियन लेते हैं तो वी हैव सीन कि दिस विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ these probability A intersection B1 plus probability of A intersection B2 plus so and so forth probability of A intersection BN. और इसको मैं फर्दर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख सकती हूँ A given B1 times probability of B1 plus probability of A given B2 times probability of B2 plus so and so forth A given Bn times probability of Bn. और इसको फर्दर मैं क्या लिख सकती हूँ, I can write it I from 1 to n probability of A given Bi times Bi, probability of Bi. So this is actually called the law of total probability. Okay, let me go. Law or theorem of total probability, which actually says what does it say, that the probability of an event A can be written in terms of partition of the sample space as in this way. The probability of any event can be written as the summation of conditional probability of that event given the partitions which are mutually exclusive multiplied by the probability of the partitions. इसके लिए I have an example. इस example को करने के बाद we will stop. ठीक है. अच्छा, example क्या है? Again, a box contains 2 black balls and 2 white balls. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसमें क्या हो जाएगा, 2 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी एंड 3 वाइट बॉल्स हैं. सॉरी, सो इसका मतलब है कि 3 वाइट बॉल्स हैं. 5 total है number of elements in the sample space. The two balls are selected at random from the box without replacement. इसका मतलब क्या है कि एक बॉल सेलेक्ट की और हमने दूसरे उसको रिप्लेस किए बगैर दूसरी बॉल सेलेक्ट कर ली है. And the sequence of the color is noted. What is the probability that the second ball is white? अब देखें इसके लिए जो है ना, the best option is कि we start with a tree diagram. हमारे पास जो है यहाँ पर 0 है, which means कि this is the starting point. अब पहली बॉल के लिए क्या probabilities हैं, या तो ब्लैक हो सकती है या वाइट हो सकती है. अब जब हम पहली बॉल ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, 5 हैं. तो और ब्लैक कितने थे, 2 थे. तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, वाइट की प्रोबेबिलिटी 3/5 है. ये तो पहली ड्रॉ जब हुआ है. ठीक है, अब हम कितने कर रहे हैं, 2 बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास जो है सेकेंड लेवल पे दो ऑप्शंस आ जाती हैं एंड विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. विच मीन्स कि अब मेरे पास अगर मैंने B1 पहली अगर वाइट बॉल ब्लैक बॉल ड्रॉ की हुई थी,
तो दूसरी जो हो जाएगी, मेरे पास एक ही बची होगी ना, और टोटल कितना 4 रह जाएंगे। अगर हमने 5 से स्टार्ट किया था तो यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है उसमें 4 होंगी, लेकिन इसमें जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4, और इसमें जो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, अब देखिए ना, आपका अगर पहला ब्लैक था तो दूसरा या तो ब्लैक हो सकता है या इसके साथ व्हाइट हो सकता है, तो इस व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। अब अगर पहला हमने व्हाइट उठाया था तो दूसरे में क्या ऑप्शन हो सकती है, या तो ब्लैक हो सकती है, या अब मैं इसको 2 इसलिए लिख रही हूँ कि सेकंड लेवल है, या व्हाइट हो सकती है। तो अगर पहली व्हाइट थी और दूसरी ब्लैक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4। पहली अगर व्हाइट हम उठा चुके हैं तो इसका मतलब है कि व्हाइट नहीं रही ना, एक नंबर तो 4 ही रहेगा टोटल, लेकिन व्हाइट नहीं रहेगी। तो 2, ब्लैक तो 2 है तो 2/4 हो जाएगी, और व्हाइट भी 2 है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो है वो भी 2/4 हो जाएगी। अब नाउ वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड बॉन्ड टू बी व्हाइट। अब देखें, इसमें जो है दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक कौन सा इवेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपके पास W2 जो सेकंड में अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आ रहा है, या तो ये है या ये है, और ये एक डिफरेंट ब्रांच, ये और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि पहला वाइट था तो दूसरा वाइट है, और पहला जो था वो ब्लैक था और दूसरा वाइट है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो है वी कैन राइट इट एज द सम ऑफ दीज टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि आपके पास जो था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वाइट प्रोवाइडेड कि फर्स्ट ब्लैक था, ठीक है, and probability of second white provided given that first was also white। तो अब यहाँ से हम probabilities को simply multiply कर देते हैं, 3/4, probability of B1 is 2/5 plus probability of W2 given W1 is 2/4 और W1 is 3/5। तो इनको ऐड कर लें तो दिस कम आउट टू बी 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल टू बी वाइट इज 3/5। Okay, we will stop here. So we actually talked about some very basics about the probability. We started with random experiment, then we talked about events, outcomes, axioms of probability. We talked about conditional probability. What does it mean by probability? Events to be mutually exclusive and independent. And at the end, we talked about law of total probability or theorem of total probability. Okay, so we will stop here now. Thank you so much. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारे जो लेक्चर्स होंगे दे विल बी इंटरेक्टिव।